नमस्कार, एनपीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। बचत, निवेश और टैक्स को लेकर हमारी इस खास सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम की। इस स्कीम में पैसा लगाने के क्या फायदे हैं, निवेश कैसे किया जा सकता है, अगले आधे घंटे में हम इन सब पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं खास मेहमान, वाइस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, स्वागत है आपका। ये एनपीएस जो है किस तरह की स्कीम है? ये इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, क्या है? देखिए, बेसिकली न्यू नेशनल पेंशन सिस्टम ये बेसिकली पेंशन प्रोडक्ट है। ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। ये एक्चुअली 2004 में गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था अपने एम्प्लॉयज के लिए, और 2009 में इसको ओपन किया गया सब सिटीजन्स के लिए, और 2011 में कॉर्पोरेट एनपीएस इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे जिस तरह से अपने एम्प्लॉयज के लिए जो गवर्नमेंट है कंट्रीब्यूट करती है, वैसे कॉर्पोरेट भी अपने एम्प्लॉयज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर समझने का है, जैसा मैंने कहा, वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम है ये। देखिए, पेंशन जो स्कीम्स हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होता है डिफाइंड बेनिफिट, जहां पे आपको पता होता है किस तरह के बेनिफिट आपको मिलेंगे। ये जो है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड फंड है। इसका फर्क क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर जो होती है, जो आप पैसा लगाते हैं, आपका पैसा जो है मार्केट लिंक प्रोडक्ट में जाता है, चाहे वो इक्विटी हो या डेट हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो। क्योंकि मार्केट लिंक्ड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हिस्टोरिकली जो देखा गया वो ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके पास जो पोटेंशियल है रिटर्न का, वो ट्रेडिशनल से ज्यादा है। और लेकिन कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा, अगर आप थोड़ा वॉलेटिलिटी के लिए तैयार हो तो रिटर्न आपको कहीं भी उससे बेहतर मिल सकता है। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन से आपका मतलब यह है कि आप कितना पैसा हर महीने डालेंगे ये तो आप तय करेंगे, लेकिन आपको इवेंचुअली क्या मिलेगा रिटायरमेंट के बाद ये कोई नहीं जानता। नहीं, ये नहीं जानता, क्योंकि जैसा मैंने कहा, आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो मार्केट लिंक प्रोडक्ट में कर रहे हो, चाहे वो इक्विटी में कर रहे हो या वो कॉर्पोरेट डेट में कर रहे हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर रहे हो। पर जैसा मैंने कहा, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स के लिए समझना यह है कि जो इनका जो पोटेंशियल है वो ट्रेडिशनल प्लान से कहीं ज्यादा है। अगर आप थोड़ा सा वॉलेटिलिटी को झेल पाएं, समझ पाएं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, और क्योंकि एनपीएस ऐसी स्कीम है जहां पे आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वॉलेटिलिटी रहेगी उसको आप काफी हद तक टैकल कर पाएंगे। तो रिटर्न का पोटेंशियल कहीं ना कहीं आपके पास ज्यादा रहेगा, जो ट्रेडिशनल जो डिफाइंड जो बेनिफिट स्कीम रहती है उससे। ओके, ट्रेडिशनल स्कीम मतलब ऐसी स्कीम भी अवेलेबल है इस समय? देखिए, जैसे इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप पेंशन में जाते हैं तो वहां आपको पता रहता है किस तरह के रिटर्न मिलेंगे। जो ट्रेडिशनल है, जहां पे वो रिटर्न बहुत कम रहती है। जैसे पहले जो गवर्नमेंट की जो स्कीम थी, वहां आपको पता था किस तरह के बेनिफिट मिलेंगे। 2004 से जो नए एम्प्लॉयज आए गवर्नमेंट के, उनके लिए मैंडेटरी हो गया कि वो एनपीएस का हिस्सा बने। यानी जो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अपना बर्डन था फिक्स का, वो कम करके अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज किया कि आप इस स्कीम में जाएं जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करती है। और जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आपका रिटर्न पोटेंशियल जो है वो उससे बेहतर हो सकता है। कुछ खास बातें, ये स्कीम कैसे स्ट्रक्चर है, अगर आप हमें बताएं। देखिए, एनपीएस में आप दो तरह के अकाउंट खोल सकते हैं, टियर 1 अकाउंट और टियर 2 अकाउंट। टियर 1 जो अकाउंट है वो सही मायने में जो पेंशन के लिए आपको जो एक्यूमुलेट करनी है वेल्थ, उसके लिए अकाउंट है, वो लॉन्ग टर्म का है। और क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमिट करते हैं, वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। टियर 2 जो है वो ऑप्शनल है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आपको एनपीएस के अंदर एनरोल करना है तो आपका टियर 1 होना मैंडेटरी है, और टियर 2 अकाउंट खोलने के लिए भी आपके पास टियर 1 होना जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट अकाउंट है वो टियर 1 है, वो आपके पास होना ही चाहिए। और इसके अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे आप अकाउंट ओपन करते हैं उस समय पे आप मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपए कर सकते हैं, उसके बाद 500 के मल्टीपल में कर सकते हैं, और साल में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको इस अकाउंट में करनी है वो 6000 रुपए है, और कम से कम एक सब्सक्रिप्शन आपका साल में होना चाहिए। अगर आप ये जो मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट है, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, उसको आप पूरा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो सकता है, और उसको रीएक्टिवेट करने के लिए आपको 100 रुपए हर साल के हिसाब से पेनल्टी देनी है, और जो इन्वेस्टमेंट आपने नहीं किया वो आपको करनी है। और टियर 2 की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा वो ऑप्शनल है, उसमें विड्रॉल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जब भी चाहें पैसा लगाएं, पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं। क्योंकि वो ऑप्शनल है, उसका मतलब ये है कि एक तो पैसा आप कमिट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए पेंशन क्रिएट करने के लिए टियर 1 में। अगर आपको लगता है ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप इससे और भी ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो लिमिटेशंस है उसमें बनना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए आप टियर 2 में आ सकते हैं। तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, और आपके पास लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, जब भी आप चाहें पैसा निकाल सकते हैं। ओके, तो टियर 2 एक तरह से सरकार ने एक मैं कह सकता हूं म्यूचुअल फंड जैसा बनाया हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप चाहें तो किसी प्राइवेट म्यूचुअल फंड में डालिए, और अगर आप चाहें तो इस एनपीएस के टियर 2 में डालिए। सारी शर्तें एक ही जैसी हैं, आप उस हिसाब से अपना फंड चुन लीजिए कि आप फिक्स्ड इनकम में जाएंगे या बैलेंस फंड में जाएंगे। जी बिल्कुल, मोर और लेस। देखिए, ऐसा है, ऑप्शन तो आपके पास है यहाँ पे।
इक्विटी की भी है, कॉर्पोरेट डेट की भी है और आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की भी है। अगर जैसे आपने कहा बिल्कुल सही, वो एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। बेनिफिट यहाँ पे एक है, अगर हम देखें यहाँ पे कॉस्ट जो है म्यूचुअल फंड से काफी कम रहेगी। टियर 2 में जाए तो एनपीएस पर से जो कॉस्ट है वो काफी कम है उनसे, लेकिन कहीं ना कहीं जो लिमिटेशंस हैं वो लिमिटेशन आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगी, क्योंकि जो कितना आप एलोकेशन कितना एसेट क्लास में करना चाहें वो लिमिटेशन आपको यहाँ पे रहेगी। अच्छा, आपने कहा कि प्राइवेट कंपनियों के एम्प्लॉय भी इसमें जा सकते हैं, तो इसमें क्या कंपनीज का भी कोई रोल है या लोगों को खुद से जाकर अपने अकाउंट्स खोलने? नहीं, देखिए 2 ऑप्शन है प्रदीप यहाँ पे। एक तो ये कि आप खुद से जाके एनपीएस को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके कॉर्पोरेट जो एम्प्लॉयर हैं अगर वो चाहें तो उनको, जैसा मैंने कहा, वो 2011 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था उसके अंदर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जिससे सरकार अपने एम्प्लॉयज के लिए कंट्रीब्यूट करती है वैसे एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिट है वो आपका बेसिक और डीए का 10% जो टैक्स बेनिफिट के लिए है उसकी लिमिट है यहाँ पे। इनफैक्ट अगर ऐसा होता है तो दोनों के लिए फायदा है। एम्प्लॉयर को फायदा ये है कि वो टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं सामने एक्सपेंस दिखा के, और एम्प्लॉय के लिए फायदा ये है कि उसके ऊपर आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर एम्प्लॉयर चाहें कि वो अपने एम्प्लॉयज से कमिटमेंट चाहते हैं और उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली एक एनपीएस एक ऐसी ऑप्शन है जहां पे वो एम्प्लॉय की जो रिटायरमेंट कॉर्पस है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चूंकि अभी ज्यादातर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ईपीएफ में डालते हैं, तो ये उसकी जगह पे आ सकता है या उसके अलावा? उसके अलावा भी आ सकता है। देखिए, ये जो प्लान है ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आप ईपीएफ नहीं कर सकते, आप पीपीएफ नहीं कर सकते हैं। ये एडिशनल है, उससे ईपीएफ और पीपीएफ का कोई लेना देना नहीं। ओके, तो यहाँ पर यानी अगर आपकी कंपनी साथ में आती है और वो भी इसमें जुड़ते हैं तो ठीक है, नहीं भी जुड़ते तो भी आप जाकर के अपना अकाउंट खोल सकते हैं और इसमें आप निवेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल। वो जैसे इसमें क्या है कि अगर आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में है, ये लिमिटेशन है यहाँ पे। ओके, 18 से 60 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप एनपीएस को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप रेजिडेंट हो चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, दोनों ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉन रेजिडेंट्स को इनफैक्ट दोनों तरह से ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आप चाहें तो रिपैट्रिएबल बेसिस पे कर सकते हैं, तब आपका पैसा जो है वो एफसीएनआर अकाउंट और एनआरई अकाउंट से आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पे तो आपको एनआरओ अकाउंट से कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, चाहे आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। और उससे जैसा मैंने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके एम्प्लॉयर जो उसके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप अपने आप से खुद से इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें इन्वेस्ट करने का प्रोसेस भी काफी सिंपल है। मतलब इसमें क्या है, जैसे पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है यहाँ पे, पीओपी जिसको बोलते हैं, और सर्विस प्रोवाइडर भी है। कहाँ मिलेगा? देखिए, ये जो है इसमें बैंक्स हैं, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसमें होती हैं। ये जो लिस्ट है, पूरी लिस्ट आपको जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है एनपीएस की, एनएसडीएल, उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप जाके देख सकते हैं कि आपके नजदीकी पीओपी आरएस जो है वो कहाँ पे है, आप वहां पे चले जाइए, उनके पास जाइए, और बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो ज्यादातर बैंक्स तो देते होंगे ना? नहीं, ज्यादातर बैंक्स है इसके अंदर, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। और ये जो फॉर्म आपको लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, ये आप चाहें तो जाके पीओपी से ले सकते हैं, चाहे तो एनएसडीएल की जो वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और पीएफआरडीए की वेबसाइट के ऊपर भी आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। ये फॉर्म आपको भर के केवाईसी डॉक्यूमेंट जो रहते हैं, जो नॉर्मल सब इन्वेस्टर्स फेमिलियर रहते हैं, उसके अंदर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसके साथ आपको सबमिट करना है। ये सबमिट करने के बाद आपको एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, प्रान जिसको बोलते हैं, वो आपको मिलेगा। वो मिलने में करीब 15 से 20 समय मिलेगा। जब वो आपको मिल जाएगा उसके बाद से आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। और अब सरकार ने ईएनपीएस भी शुरू किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने घर के कंफर्ट से बैठ के, अगर आपके पास ऐसा बैंक अकाउंट है जहां पे नेट बैंकिंग है, आपके पास कंप्यूटर है, ईमेल है, वो आप अगर है, आप उससे फेमिलियर हो, तो और भी आसान हो गया अभी ईएनपीएस के हिसाब से। तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट करना इस बहुत ही आसान है। लेकिन ये बताइए, पेंशन की हम बात करते हैं तो नॉर्मली सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए ही पेंशन की बात आती है। अगर मेरा अपना बिजनेस है तो क्या मैं भी इसमें एनरोल कर सकता हूं? जी बिल्कुल, आप भी कर सकते हैं। जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एम्प्लॉय हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कहीं पे भी हो, आप, जैसा मैंने कहा, आपकी एम्प्लॉयमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं, आप चाहें तो उसका हिस्सा बन सकते हैं। के बाद एनपीएस की पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के रिस्क हैं, किस तरह के ऑप्शन है। हेमंत जी, जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये पैसे इक्विटी में जाते हैं, बॉन्ड में जाते हैं, कितना रिस्क होता है इसमें? देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टर्स के पास 2 ऑप्शन है, एक एक्टिव ऑप्शन है और एक ऑटो ऑप्शन है। एक्टिव ऑप्शन ये है जहां पे एज एन इन्वेस्टर आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो एसेट क्लासेस में डिफाइन की गई हैं एनपीएस के अंदर,
उसमें किसमें कितना पैसा लगे। और जो ऑटो है उसके अंदर ये कि अगर आप ऐसे इन्वेस्टर में आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो इसको लाइफस्टाइल फंड भी बोलते हैं। आपकी एज के हिसाब से वहां पे उसके अंदर एक प्लान फॉर्मुलेट किया गया कि कितना पैसा आपका डिफरेंट ऑप्शन में आएगा। अगर हम एक्टिव ऑप्शन की बात करें, देखिए 3 तरह की यहाँ पे प्लान्स हैं, 3 तरह के आपके एसेट क्लासेस हैं यहाँ पे। एक है ई क्लास, जिसमें पैसा जो है वो इक्विटीज के अंदर जाता है, लेकिन इसमें आप मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन का वो 50% कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और उसके अंदर भी बहुत क्लियरली डिफाइंड गाइडलाइंस हैं कि जो फंड मैनेजर जो आपका पैसा मैनेज करेंगे वो कहां पे इसको पैसा लगा सकते हैं। ये उन लिस्टेड स्टॉक में कर सकते हैं जो बीएसई एनएसई पे लिस्टेड हो, जहां पे डेरिवेटिव हो, या उन स्टॉक में कर सकते हैं जो बीएसई सेंसेक्स या निफ्टी 50 का हिस्सा हो। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है वो डिफाइन किया गया है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेके कहीं मिड कैप में या स्मॉल कैप में पैसा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स आपका डिफाइन किया। दूसरा, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि 50% से ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते। उसके बाद आती है क्लास सी। ये वो है जो क्रेडिट बेयरिंग सिक्योरिटीज हैं या क्रेडिट रिस्क बेयरिंग सिक्योरिटीज हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकते हैं, उसके अंदर फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बॉन्ड्स हो सकते हैं, और उसके अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स हो सकते हैं। ये उस क्लास में इन्वेस्ट करता है। इसके अपने रिस्क हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा है। और तीसरा है जी, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जैसा कि नाम से जाहिर है वो सिक्योरिटीज हैं जो गवर्नमेंट इशू करती हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जो सिक्योरिटीज है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि ई क्लास में आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है 50% की, बाकी जो 2 कैटेगरीज हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप चाहें तो पूरा पैसा आप सी में लगा सकते हो या पूरा पैसा जी में लगा सकते हो। अगर आप चाहो कि तीनों में लगाना चाहते हो तो भी आप बांट सकते हो। जैसा मैंने कहा 50% से ज्यादा इक्विटी में नहीं जा सकता है। बाकी पैसा अगर आप चाहे, मान लीजिए 50% आप लगाते हैं ई के अंदर और 30% आप लगाते हैं सी के अंदर और 20% लगाते हैं आप जी के अंदर, तो आपका जो रिस्क प्रोफाइल है या आप कितना समय है उसको देख के आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम अभी ऑटो ऑप्शन की बात करें, वहां पे आपकी एज के हिसाब से प्लान के अंदर डिसाइड होता है कि कितना पैसा आपका किस एसेट क्लास में जाएगा। तो मान लीजिए 18 से 35 साल की उम्र में जो इन्वेस्टर्स सब्सक्राइबर इसके अंदर आते हैं, उसमें 50% पैसा जो है वो ई में जाता है, इक्विटीज में जाता है, 30% जो है वो सी में जाता है और 20% जो है वो जी में जाता है। 36 साल के बाद, 36 से 55 ईयर्स तक हर साल 2% इक्विटी में कम हो जाएगा और 1% सी में कम हो जाएगा और जी में बढ़ जाएगा। तो ऐसे 55 की एज में 10% जो हो जाता है वो हो जाएगा ई के अंदर और 10% हो जाएगा सी के अंदर और 80% हो जाएगा जी के अंदर। तो अब क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो ऑप्शन ये है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचते हो, आपका रिस्क वहां पे कम होके ज्यादा पैसा जो है वो जी में चला जाता है। तो इस तरह से ये जो ऑटो ऑप्शन है ये वर्कआउट करती है। ओके, तो हालांकि क्या आप रेकमेंड करेंगे कि ऑटो ऑप्शन के साथ जाएं या नहीं? मुझे लगता है कि आप 50 साल तक ई में रह सकते हैं, ये 35 के बाद शिफ्ट करना शायद थोड़ा जल्दी नहीं है। जी, मुझे तो लगता है कि 50% इटसेल्फ कम है जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर कोई 18-20 साल की बात कर रहे हो आप या 25 या 30 साल की बात कर रहे हो, आपके पास 30 साल है रिटायरमेंट के लिए। लेकिन अभी जो ऑप्शंस हैं, अगर आपको एलोकेशन रिकमेंड करना हो तो आप क्या एलोकेशन? जी, मुझे तो लगता है कि जब तक आपके रिटायरमेंट के 5-6 साल बाकी हों तब तक मुझे लगता है 50% पूरा इक्विटी के अंदर होना चाहिए, यानी 55 तक तो आप। क्योंकि जब आप वहां पहुंचे और आपके पास ये ऑप्शन है, अगर आप मान लीजिए एक्टिव ऑप्शन के लिए चूज करते हैं, ये ऑप्शन आप हर साल एक बार चेंज कर सकते हो। साल में एक बार। ओके। तो जैसे जैसे आप नजदीक पहुंचेंगे वैसे वैसे अपना इक्विटी आप कम कर दीजिए। उसका फायदा यह है कि आपने जो भी एक्यूमुलेट किया है वेल्थ, रिटायरमेंट वेल्थ, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो और 60 साल के होने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद आप अपनी इनकम रिक्वायरमेंट को असेस करके फिर से आप रीडिफाइन कर सकते हो कि किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है। तो मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा, देखिए डिपेंड करता है आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पहली बार इक्विटी में जा रहे हैं, आपको डर लगता है कि बहुत ज्यादा मुझे लगाना नहीं है और मुझे ये मालूम नहीं है कि किस स्टेज पे मुझे कम करना है, उसके लिए ऑटो ऑप्शन बनाई गई है। बट अगर चॉइस की बात करें तो चॉइस का इस्तेमाल कीजिए और 55 साल तक ई में रहिए। लेकिन ये पैसे निकालने का जब मौका आता है तो क्या 60 साल की उम्र होने के बाद ही, जब पेंशन की उम्र होगी, तब मिलेंगे पैसे? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, टियर 2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जब भी चाहे पैसा निकाल सकते हैं क्योंकि वो रिटायरमेंट बेनिफिट से कनेक्टेड नहीं है। टियर 1 के अंदर क्या है, एक्चुअली जो रूल है वो ये है कि आप 60 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हो। अगर आप निकालते हो तो आपको 80% पैसा जो है वो कंपल्सरी एन्युटी में लगाना पड़ेगा और 20% पैसा ही आप लमसम करके निकाल सकते हो। हाँ, अच्छा, इसका मतलब क्या 80% एनवीटी में, यानी आप किसी स्कीम में डालेंगे? हाँ, देखिए क्या होता है कि इसमें एनपीएस के अंदर जब आप मान लीजिए रिटायर होते हैं 60 साल के बाद, जो भी आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ है
وہ आपको पूरा पैसा मिलेगा नहीं। ओके, मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ है तो 40% कंपल्सरी मैंडेटरी आपको एन्युटी लेना पड़ेगा। एन्युटी क्या है? एन्युटी ये है जहां तो पे 60 लाख मुझे मिल जाएंगे, 40 लाख कॉर्पस में रहेंगे और उस पर मुझे पेंशन मिलेगी। जी, उसमें क्या है, वो जो 40 लाख जो आप निकालेंगे वो आप एक इंश्योरेंस कंपनी को देंगे। इसके अंदर IRDA रेगुलेटेड इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो PFRDA के साथ एम्पैनल हैं, 5 या 6 कंपनीज हैं, उनमें से आप कोई चुन सकते हैं। एन्युटी का मतलब यह है कि आप उनको लमसम देंगे और वो हर महीने आपको एक पेंशन की तरह से एन्युटी देंगे। वो 40% मैंडेटरी है। आप 40, जैसे 1 करोड़ का कॉर्पस है तो 40 लाख आप नहीं निकाल सकते हो, वो कंपल्सरी है आपके लिए। जो बाकी जो 60 लाख है वो आप निकाल सकते हो, उसके अलग अलग टैक्स इम्प्लीकेशन है, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 60 साल से पहले निकालते हो, मान लीजिए आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ जो है वो 50 लाख है, तो आपको 80% यानी 40 लाख जो है वो एन्युटी कंपल्सरी है आपके लिए, वो आप निकाल नहीं सकते हो। सिर्फ जो 20% यानी 10 लाख है वही आप उसमें से निकाल सकते हो। हाँ, अगर इस दौरान सब्सक्राइबर की अगर डेथ हो जाए तो उनके जो नॉमिनी है, जो लीगल है, उनको पूरा पैसा जो भी उनके पास एक्यूमुलेटेड है वो उनको मिल जाएगा। हम आमतौर पे देखते हैं कि पेंशन की जब बात आती है तो लोग इंश्योरेंस के साथ कंपेयर करते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए लेते हैं कि वहां पे टैक्स सेविंग होती है। तो ये एनपीएस में टैक्स सेविंग कितनी होती है? देखिए, अगर आपको टैक्स इम्प्लीकेशन देखना है तो इसमें तो काफी फायदे हैं मुझे लगता है। स्पेशली अगर जैसे दूसरे ऑप्शन से आपने बात की, यहाँ 2 तरह की टैक्स बेनिफिट आपको है। एक तो जो है इन्वेस्टमेंट के समय पे, इन्वेस्टमेंट के समय पे जैसा मैंने पहले कहा, आपका जो एलिजिबिलिटी है वो आपका बेसिक और डीए के 10% है, और जो सेक्शन है ATCCD1 उसके अंदर 1.5 लाख रुपए की जो ऑप्शन रहती है बाकी ऑप्शन के साथ, वो भी एनपीएस के लिए अवेलेबल है। तो चाहे अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका हिस्सा है तो वो टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। और एक और सेक्शन ATCCD1B जो पिछले साल जो बजट में अनाउंस किया गया था, उसमें 50,000 एडिशनल आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो। और ये जो बेनिफिट है वो किसी और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में नहीं है, एक्सक्लूसिवली एनपीएस के सब्सक्राइबर के लिए है। तीसरा टैक्स बेनिफिट है 50,000 रुपए तो आप एनपीएस नहीं लगा सकते, उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये एडिशनल आपको टैक्स बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। तीसरा यहाँ पे जैसे हमने बात की कॉर्पोरेट एनपीएस की, अगर आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं और वो 10% के अंदर आता है तो जो भी कंट्रीब्यूशन वो करते हैं उस पे भी आपको ATCCE के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो ये 3 तरह से आपको इन्वेस्टमेंट के समय पे टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब अगर आप बात करें एग्जिट के समय, जैसे हमने पहले बात की थी कि 40% आपका जो मैंडेटरी आपको एन्युटी लेना है, वो जो पैसा है 40% उस पर आपको टैक्स नहीं देना है क्योंकि आप एन्युटी ले रहे हैं। लेकिन जो एन्युटी आपको मिलेगी, यहां बता दूं, एन्युटी एक तो बहुत कम रहती है, 6% के करीब एन्युटी रहती है, और जो एन्युटी आपको मिलेगी वो टैक्सेबल है, उस पर आपको टैक्स देना है। अब हम बात करते हैं बाकी 60% की। 40% कॉर्पोरेट वो एन्युटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि उस वक्त आपके ओवरऑल किस स्लैब में आप आते हैं। हाँ, वो टैक्सेबल उसके ऊपर डिपेंड करते हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि अगर आप इतनी है तो ही टैक्स लगेगा। जी, एक वो चीज है। दूसरा जो बाकी 60% है, 40% जो है जो आप पैसा निकालते हैं वहां पे, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। तो 40% चला गया आपका एन्युटी के अंदर, उस पर टैक्स नहीं है। 40% जो आपने निकाला उसके ऊपर टैक्स नहीं है। जो बाकी 20% जो आप निकालेंगे उसके समय पे, उस समय जो आपका एप्लीकेबल टैक्स रेट होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। ओके, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको जरूर करनी पड़ेगी यहाँ पे। लेकिन आपने जैसे बताया कि 50,000 रुपए तो एनपीएस में लगाने ही चाहिए क्योंकि ये टैक्स बचाने का एक तरीका है जिसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा कितना दरअसल निवेश आपको करना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, आप चाहे जितना लगा सकते हैं? देखिए, वो डिपेंड करता है आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं प्रदीप। अगर आप उस तरह के इन्वेस्टर हैं जो बहुत एक्टिव नहीं है, आप चाहते हैं कहीं ना कहीं आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं रिस्क की ना, 2 तरह के रिस्क हैं। एक तो हम चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है वो कम ना हो, दूसरा जो रिस्क है मुझे लगता है उससे बड़ा रिस्क है लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, वो है इन्फ्लेशन। कहीं ना कहीं हम गारंटीड रिटर्न का कंफर्ट लेवल देखते हैं। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है फिर ट्रेडिशनल ऑप्शन से एनपीएस कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आप नहीं चाहते कि आप म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शन देखें जहां पे इक्विटी में एक्सपोजर ज्यादा हो और वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा हो, हालांकि पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होगा, तो आपके लिए एनपीएस मुझे लगता है काफी अच्छी ऑप्शन है। तो वो डिपेंड करेगा आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। अगर आप सेवी इन्वेस्टर हैं, अगर आप इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं, तो मुझे लगता है एनपीएस से म्यूचुअल फंड की जो पेंशन प्लान है वो, हालांकि अगर आप 50,000 का बेनिफिट नहीं भी ले सकते हैं तो भी मुझे लगता है रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऑप्शन आपके लिए बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो 50,000 की जो एडिशनल बेनिफिट है डेफिनेटली उसके लिए आप एनपीएस को
ट्राई कर सकते हैं, आप डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में हो सकती है वो। लेकिन अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं, जैसा मैंने कहा, थोड़ा डिसिप्लिन चाहते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको कंफर्ट है कि मेरा पैसा कौन मैनेज कर रहा है, ये वो फंड मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो रेगुलेटेड हैं और PFRDA के साथ पैनल है, उसमें आसान विकल्प है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।